बस तू आगे बढ़, कि बस तू आगे बढ़, माना मुश्किल हजार आएगी, सब्र रख वो मंजर खूबसूरत होगा, जब तेरी कामयाबी चिल्लाकर शोर मचाएगी। जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मां भारती के लाडलो, आज की क्लास अपनी अति महत्वपूर्ण होगी। जी हाँ, आज की क्लास अपनी साइंस की, जो साइंस की होगी, कोशिका विभाजन की, हैशटैग 11 नंबर की। जी हाँ, तो एक बार सेशन को शेयर कर दें। जी हाँ, अपनी जो जीत बेच की क्लास है अति महत्वपूर्ण होगी आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से। तो जो भी बच्चे अभी तक इस जीत बेच से नहीं जुड़े, जल्दी से जुड़ जाइए। और आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कोशिका विभाजन जवाड़ा पार्ट। ठीक है, पार्ट वाइज पार्ट हम चल रहे हैं साइंस में। ठीक है, तो अगला आज का टॉपिक होगा कोशिका विभाजन। ठीक है जी गुरु जी। जी गुरु जी, कोशिका विभाजन। ठीक है जी गुरु जी। कोशिका विभाजन नाम से ही पता चलता है, ठीक है, कि एकमात्र कोशिका के, कि एकमात्र कोशिका से संतति कोशिका का निर्माण। ठीक है, कि एकमात्र कोशिका से, साथ में लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, ताकि वापस आपको रिवीजन करते समय कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो जी गुरु जी, तो एकमात्र कोशिका से संतति कोशिका, एकमात्र कोशिका से संतति कोशिका का निर्माण करना। निर्माण करना कोशिका विभाजन कहलाता है। कोशिका विभाजन कहलाता है। ठीक है जी गुरु जी, साथ में लिखते जाइए ताकि वापस आपको दिक्कत ना हो नोट्स बनाते समय, क्योंकि आप जो देखोगे फिर वापस उसको पढ़ोगे तो वो आपको ज्यादा याद रहेगा। ठीक है, तो हमारा टारगेट यही रहेगा कि एक टॉपिक को अगर आपने पढ़ लिया तो उसको वापस भविष्य में कभी वापस पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम तैयारी करेंगे इसकी। ठीक है जी हाँ, तो एकमात्र कोशिका से संतति कोशिका के निर्माण को कोशिका विभाजन कहते हैं। ठीक है जी गुरु जी, अब बात करते हैं कोशिका जो विभाजन हुआ, इस कोशिका विभाजन में कितनी फेज होते हैं या कितने प्रकार से होते हैं। ठीक है, प्रकार से। ठीक है जी गुरु जी, इसमें हम चर्चा करेंगे। ठीक है जी गुरु जी, तो कितने प्रकार होते हैं इसमें, मुख्यतः अलग अलग प्रकार होते हैं, जबकि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला होता है जो समसूत्री विभाजन से पूछा जाता है। कौन सा होता है? समसूत्री विभाजन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला होता है समसूत्री विभाजन। दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन एक। समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, तीसरा होता है असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन लगभग एग्जाम में सबसे ज्यादा तो समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री ही विभाजन पूछा जाता है। ठीक है जी गुरु जी, पर अपन जितने भी विभाजन हम उसको वापस पढ़ेंगे एक बार एक होता है मुकुलन। ठीक है, और जो लास्ट में होता है वो कौन सा होता है? स्वतंत्र कोशिका निर्माण। ठीक है, स्वतंत्र कोशिका निर्माण, स्वतंत्र कोशिका निर्माण। ठीक है जी गुरु जी, जैसा कि कोशिका विभाजन जो एकमात्र कोशिका से संतति कोशिका का निर्माण करना कोशिका विभाजन कहलाता है। ठीक है, प्रकार में समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, मुकुलन और स्वतंत्र कोशिका का निर्माण। ठीक है जी हाँ, साथ में लिखते जाइए और नोट्स बनाते जाइए। जी हाँ, अगर पहले रफ कॉपी में लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं, फिर फोर कॉपी में लिख लोगे, ताकि डबल बार लिखोगे तो उतना ही ज्यादा याद रहेगा। ठीक है जी हाँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। जी हाँ, अगला जो अपना रहेगा
जो हमने पहला प्रकार कौन सा पढ़ा था गुरुजी, हमने देखा है समसूत्री विभाजन। तो ठीक है, तो समसूत्री विभाजन क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। ठीक है जी गुरुजी। समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि इस विभाजन में एक कोशिका है, समसूत्री विभाजन जिसमें एक मात्र कोशिका से विभाजित होकर दो पुत्री कोशिकाओं में बन जाती है। ठीक है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या भी समान होती है। ठीक है, एक लंबा गुणसूत्र क्रोमेटिन बराबर 20 से भाग से टूट जाता है और दो भागों में बढ़ जाता है, और एक मात्र कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, और इसीलिए इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। ठीक है जी हाँ। दूसरी बात, समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी गुरुजी? डब्ल्यू फ्लेमिंग ने की थी। क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है इसलिए हम थोड़ा सा तेजी से चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी देख लेते कि समसूत्री विभाजन की जो खोज की थी वो खोज किसने की थी गुरुजी? वो डब्ल्यू फ्लेमिंग ने की थी। डब्ल्यू फ्लेमिंग ने। डब्ल्यू फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, की कब थी? ये भी 1882 में की थी। ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक है, डब्ल्यू फ्लेमिंग ने समसूत्री विभाजन की खोज की थी 1882 में। ठीक है, और इस विभाजन में एक कोशिका विभाजित होकर, इसकी एक परिभाषा रूप में लिख लेते हैं कि समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, या समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि इस विभाजन में एक कोशिका, लिखो लिख लीजिए साथ साथ में, कि इस कोशिका में जो विभाजन होता है, तो और विभाजन कैसा होता है कि इस कोशिका में जो विभाजन होता है, जो एक कोशिका विभाजित होकर, एक कोशिका है वो विभाजित होकर, एक कोशिका विभाजित होकर, ठीक है जी गुरु जी, एक कोशिका है वो विभाजित होकर पूर्णतः अपने जैसी, पूर्णतः अपनी जैसी दो कोशिकाएं, या अपनी जैसी दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है, दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है, दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। ठीक है जी गुरु जी। इसमें क्या है कि इस विभाजन में एक कोशिका विभाजित होकर पूर्णतः अपनी जैसी दो पुत्री कोशिकाओं बना लेती है। ठीक है, दूसरी बात सबसे जो हमने इंपॉर्टेंट पूछी थी कि प्रत्येक पुत्री कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वह समान होती है। ठीक है, तो यह भी एक याद रखना। ठीक है जी गुरु जी। गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के इसको रखना। ठीक है याद। ठीक है जी गुरु जी। क्या हुआ कि इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या है वह समान होती है, और यह विभाजन शरीर में वर्दी अंगों में होता है। ठीक है, शरीर में जो वर्दी अंग है उन वर्दी अंगों की काय कोशिकाओं में होता है। ठीक है जी गुरु जी। यह विभाजन, साथ में लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, यह विभाजन शरीर के वर्दी अंगों, वर्दी अंगों की काय कोशिकाओं में होता है, वर्दी अंगों की काय कोशिकाओं में, काय कोशिकाओं में यह विभाजन होता है। ठीक है,
यह विभाजन होता है। ठीक है जी गुरु जी। एक बार वापस देख लेते हैं कि समसूत्री विभाजन जिसकी खोज डब्ल्यू फ्लेमिंग ने 1882 में की थी। ठीक है जी गुरु जी। इस विभाजन में एक कोशिका विभाजित होकर पूर्णतः अपनी जैसी दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। मतलब एक मात्र कोशिका विभाजित होकर दो भागों में बंटकर अपनी समान दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है, जिसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। यह धारणा डब्ल्यू फ्लेमिंग ने 1882 में दी थी। ठीक है। दूसरी बात, इस विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। जो भी पुत्री कोशिकाएं बनती है उनमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। इस विभाजन में शरीर में वर्दी अंगों की जो कायिक कोशिकाएं हैं उन कायिक कोशिकाओं में यह विभाजन होता है। ठीक है। यह विभाजन शरीर की वर्दी अंगों की कायिक कोशिकाओं में होता है या पाया जाता है। ठीक है जी गुरु जी। आगे बात करते हैं कि इस विभाजन को दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है। आगे बात करते हैं कि समसूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन को दो भागों में बांटा है। दो भागों में बांटा गया है। ठीक है जी गुरु जी। अब दो भाग कौन कौन से हैं वो देखते हैं। ठीक है। तो दो भागों में पहला तो होता है जिसका केंद्रक विभाजन। पहला तो होता है केंद्रक विभाजन। केंद्रक विभाजन कौन सा हो गया कि पहला भाग है जो प्रकार से है वो तो है पहला केंद्रक विभाजन। ठीक है। और जो दूसरा होता है वो होता है कोशिका द्रव्य। ठीक है जी गुरु जी। दूसरा होता है कोशिका द्रव्य। ठीक है। समसूत्री विभाजन दो प्रोसेसों में कंप्लीट होता है, जिसका पहला स्टेप है केंद्रक विभाजन और दूसरा होता है कोशिका द्रव्य। ठीक है। दो हो गए कंप्लीट। अब नाम से स्पष्ट होता है कि केंद्रक विभाजन से क्या होता है और इसमें कोशिका द्रव्य में क्या होता है। एक बार शॉर्टली देख लेते हैं कि केंद्रक विभाजन मतलब केंद्रक विभाजित होकर कि केंद्र का विभाजन होना। केंद्र का विभाजन होना केंद्र का विभाजन कहलाता है, या केंद्र के विभाजित होकर दो भागों में टूट जाता है। ठीक है जी गुरु जी। अगला है कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य में नाम से पता चलता है कोशिका द्रव्य का विभाजन। कोशिका द्रव्य का विभाजन। ठीक है जी गुरु जी। शॉर्ट में देखें तो ऐसा देखेंगे कि केंद्र का दो भागों में विभाजित या केंद्र का विभाजित या दो भागों में बोल सकते हैं इसे। केंद्र का दो भागों में विभाजित होना केंद्र का विभाजन कहलाता है। और जो कोशिका द्रव्य है इसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन। ठीक है जी गुरु जी। अब बात करते हैं, पहला टॉपिक लेते हैं केंद्रक विभाजन। ठीक है जी गुरु जी। पहला लिया केंद्रक विभाजन। केंद्रक विभाजन। ठीक है। अब केंद्रक विभाजन में क्या होता है जी गुरु जी। केंद्रक विभाजन, तो केंद्रक विभाजन में जो सबसे प्रोसेस होता है तो केंद्रक विभाजन को पहले तो दो भागों में बांटते हैं। ठीक है जी गुरु जी। केंद्रक विभाजन को दो भागों में या दो प्रांतों में इन्हें बांटते हैं। ठीक है। तो इसमें भी सबसे पहले ये लिखेंगे कि इस विभाजन की क्रिया दो चरणों में संपन्न होती है। दो चरणों में संपन्न होती है। दो चरणों में संपन्न या संपन्न होती है। ठीक है जी गुरु जी। पहले विभाजन था समसूत्री, वो दो भागों में विभाजित हुआ था। उसके बाद समसूत्री विभाजन जो केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन हो गया। ठीक है। उसके बाद केंद्रक विभाजन फिर से दो प्रावस्थाओं में संपन्न होता है। ठीक है जी गुरु जी। जिसमें दो भागों में होता है। ठीक है। एक तो होता है विभाजांतरांतराल। ठीक है। पहला कौन सा है? पहला है विभाजनांतराल। विभाजांतराल प्रावस्था। विभाजांतराल प्रावस्था। ठीक है। दो भागों में गया तो पहला तो यह हो गया
विभाजनांतराल प्रावस्था। इस प्रावस्था में क्या होता है कि विभाजन से पूर्व की अवस्था, कि विभाजन से जो पूर्व की अवस्था होती है, जो विभाजन के लिए तैयार रहती है, यह अवस्था होती है। ठीक है, तो जी गुरुजी, इस विभाजन से पूर्व की अवस्था, विभाजन के लिए तैयार की अवस्था भी इसे बोल सकते हैं। तो एक बार इसको भी साथ में लिखते जाइए कि विभाजन से पूर्व की अवस्था, विभाजन से पूर्व की अवस्था क्या कहलाती है? विभाजनांतराल प्रावस्था कहलाती है। ठीक है, जो क्या करती है, जो विभाजन से तैयारी की अवस्था होती है, क्या होती है? जो विभाजन से पूर्व की अवस्था होती है, यह भी लिख सकते हो, विभाजन से पूर्व की अवस्था होती है। ठीक है जी गुरुजी, या विभाजन के लिए तैयारी करती है। ठीक है, या विभाजन के लिए तैयारी करती है, यह भी लिख लेना आप दूसरी भाषा में, विभाजन के लिए तैयारी। ठीक है, विभाजन के लिए तैयारी, विभाजन के लिए तैयारी। ठीक है जी गुरुजी। अब इस अवस्था में होते हैं कोशिका द्रव्य की वृद्धि होती है ना, इस प्रावस्था में, जो कौन से में? विभाजनांतराल प्रावस्था में। इस प्रावस्था में क्या होती है? इस प्रावस्था में कोशिका द्रव्य की वृद्धि होती है। क्या होती है? कोशिका द्रव्य की वृद्धि। कोशिका द्रव्य की वृद्धि। ठीक है जी गुरु जी। और साथ ही में कोशिका द्रव्य की वृद्धि होती है, और वृद्धि के साथ साथ जो गुणसूत्र होते हैं, और गुणसूत्रों के द्विगुणन के लिए, गुणसूत्र होते हैं उनके गुणसूत्रों के लिए वृद्धि के साथ साथ गुणसूत्रों गुणसूत्रों के द्विगुणन के लिए। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है, चलो ठीक है, आगे देख लेते हैं। गुणसूत्रों के गुणसूत्र के द्विगुणन के लिए डीएनए या आरएनए। ठीक है, द्विगुणन के लिए डीएनए तथा प्रोटीन का संश्लेषण, डीएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, के लिए डीएनए व प्रोटीन का संश्लेषण, डीएनए व प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है जी गुरुजी, आई बात समझ में? बिल्कुल ठीक है। तो इसमें पहली प्रावस्था कौन सी थी? केंद्र के विभाजन। समसूत्र विभाजन के दो भागों चरणों में बांटा है। पहला था केंद्र का विभाजन, जिसमें केंद्र का विभाजन दो हो जाता है, केंद्र का विभाजन दो होना। ठीक है जी गुरु जी, की केंद्र का जो विभाजन होता है वो दो भागों में विभाजित होता है। ठीक है, यहां भाग भी ऐड कर देना। ठीक है, केंद्र दो भागों में बराबर बट जाता है, जिसे केंद्र की विभाजन कहते हैं, और दूसरा है कोशिका द्रव्य, जिसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। ठीक है, नाम से स्पष्ट है। ठीक है जी गुरु जी। अब पहले रहता है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन रहता है, इसमें क्या होता है? सॉरी, केंद्र की विभाजन। केंद्र की विभाजन क्या होता है? इस विभाजन की क्रिया दो चरणों में संपन्न होती है। इसकी फिर से वापस दो चरणों में संपन्न होते हैं। ठीक है जी गुरु जी। पहला होता है विभाजनांतराल प्रावस्था। इस विभाजन क्या होती है? जो विभाजन से पूर्व की अवस्था होती है, वो कौन सी होती है? विभाजनांतराल प्रावस्था। ठीक है, इसमें क्या होती है? विभाजन के लिए तैयारी करती है। ठीक है जी गुरु जी। साथ ही कोशिका द्रव्य की वृद्धि होती है। क्या होती है? कोशिका द्रव्य की वृद्धि होती है जी। और साथ ही गुणसूत्रों के द्विगुणन के लिए डीएनए व प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, डीएनए व प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, तो केंद्रक विभाजन कंप्लीट हो गया। अगला है कोशिका द्रव्य। ठीक है, कौन सा है अगला? जी गुरु जी, कोशिका द्रव्य या विभाजन प्रावस्था। ठीक है, विभाजन तो दो प्रश्नों में हो गई, तो अगला देखते हैं विभाजन प्रावस्था। कौन सी अगली? विभाजन प्रावस्था। अगली प्रावस्था देखते हैं, विभाजन प्रावस्था। ठीक है जी गुरु जी। अब विभाजन प्रावस्था कौन कौन सी होती है, पहले वो देखेंगे कि विभाजन प्रावस्था कौन कौन सी होती है। ठीक है जी गुरु जी, विभाजन प्रावस्था में पहले अपन प्रावस्था देखेंगे पूर्व अवस्था। कौन सी होती है? पूर्व अवस्था। ठीक है, कौन सी अवस्था है? पूर्व अवस्था। ठीक है, जिसे प्रोफेज कहते हैं। ठीक है, प्रोफेज अवस्था। ठीक है जी गुरु जी। दूसरी अवस्था कौन सी होती है? पहली तो प्रोफेज प्रोफेज आ गई या पूर्व अवस्था हो गई। दूसरी होती है मध्य अवस्था। दूसरी है
मध्य अवस्था। साथ में लिखते जाइए, आपको बोर्ड पे साफ दिख रहा होगा। हम साइड में से लिख रहे हैं तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। तो वो दूसरी है मध्य अवस्था। इसको इंग्लिश में कहते हैं मेटाफेज। क्या कहते हैं? मेटाफेज। ठीक है, आपने पहले पढ़ा होगा 12th में ये पार्ट। जी हाँ, पूर्व अवस्था, मध्य अवस्था और तीसरी है पश्चिम अवस्था। कौन सी होती है? पश्चिम अवस्था। ठीक है जी गुरु जी। और पश्चिम अवस्था को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनाफेज। ठीक है जी गुरु जी, पहले पढ़ा होगा आपने, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। ठीक है। और जो चौथा होता है, तो चौथा कौन सा होता है? अंत्यावस्था। लास्ट में होती है, वो कौन सी होती है? अंत्यावस्था। अंत्यावस्था। ठीक है। तो ठीक है, कोई इंग्लिश में किसी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टिलोफेज। कौन सी होगी? टिलोफेज। टिलोफेज। ठीक है जी गुरु जी, चारों कंप्लीट हो गई। ठीक है, विभाजन प्रावस्था हो रही है। पहली प्रोफेज, दूसरी मेटाफेज, तीसरी एनाफेज और चौथी है टिलोफेज। ठीक है जी गुरु जी। अब चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, पहला, सबसे पहला हमने कौन सी के बारे में पढ़ा है? जी हाँ, पूर्व अवस्था, जो केंद्र का विभाजन हो रहा है, जिसमें पूर्व अवस्था, देखिए पूर्व अवस्था। ठीक है, केंद्र का विभाजन ही चल रहा है इसमें। इसी का हो गया विजयांतर अंतर, तो विभाजांतर तो प्रावस्था हो गई। अब इसी के अंदर पार्ट चल रहा है अपना, जो विभाजन प्रावस्था। ठीक है जी हाँ, विभाजन प्रावस्था चल रही है। तो विभाजन प्रस्ताव ने पूर्व अवस्था, ठीक है, पूर्व अवस्था भी बोल सकते हैं इसको, या पूर्वावस्था, ऐसा भी बोल सकते हैं इसको। पूर्वा अवस्था। ठीक है जी गुरु जी। अरे इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रोफेज अवस्था। तो सबसे पहले इसी का अध्ययन कर लेते हैं। जी गुरु जी, तो सबसे पहले किसका करेंगे? पूर्वावस्था का। पहला है पूर्व अवस्था, और जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं अपनी? प्रोफेज अवस्था। प्रोफेज अवस्था। ठीक है, या प्रोफेज स्टेप। ठीक है, पूर्व अवस्था। इसमें क्या होती है कि इस अवस्था में क्या होती है, जो क्रोमेटिन जाल है, कि क्रोमेटिन जाल है जिसमें जो छोटे छोटे धागे जैसी संरचनाएं हैं, वो रूप में खुल जाता है। ठीक है, रचनाओं के रूप में खुल जाता है। ठीक है, या कुंडली धागे जैसी रचनाओं में खुल जाता है क्रोमेटिन जाल। ऐसा याद रखना कि क्रोमेटिन जाल। छोटे छोटे धागे नुमा जाल के रूप में खुल जाते हैं। ठीक है जी गुरु जी। इसमें क्या है कि इस अवस्था में क्रोमेटिन जाल है, जो छोटे छोटे कुंडली धागे जैसी संरचनाओं में खुल जाता है, और इन संरचनाओं को गुणसूत्र कहते हैं। और इन जो संरचनाएं हैं, ठीक है, खुल जाते हैं, और इस जो संरचना बनती है, और इस संरचना को, या इस रचना को, संरचना या इस रचना को गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, गुणसूत्र कहते हैं। जी गुरु जी, सही है। ठीक है, आया समझ में? बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, कुछ समय बाद गुणसूत्र छोटे मोटे घनन हो जाते हैं, कि जैसे ही समय बढ़ेगा, समय के साथ साथ गुणसूत्रों की संख्या भी बढ़ेगी, और इनकी जो आकार में वो भी वृद्धि होगी, और आकार में वृद्धि होने के कारण ये मोटे हो जाते हैं, और मोटे होने से इन जो गुणसूत्रों में दो सूत्रों का बन जाना होता है। ठीक है, या आप उन शॉर्टली भाषा में ऐसे लिख सकते हो कि गुणसूत्र मोटे हो जाते हैं तथा विभाजनशील हो जाते हैं। विभाजनशील हो जाते हैं। ठीक है जी गुरु जी। या दो सूत्रों का बनना होता है। ठीक है, प्रत्येक गुणसूत्र के दो सूत्रों का बनना होता है। विभाजनशील होकर हो जाते हैं, या फिर दो सूत्रों में, दो सूत्रों का बनना बनना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, दो सूत्रों का बनना इसमें होता है। ठीक है जी हाँ,
जिसके बाद जिस स्थान पे दोनों अर्ध गुणसूत्र होते हैं जो जुड़े रहते हैं, जिन्हें गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। ठीक है, दोनों गुणसूत्र जो जुड़े होते हैं, दो सूत्र बनते हैं और दोनों जुड़े रहते हैं, दोनों जहां से जुड़े रहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? गुणसूत्र बिंदु। क्या कहते हैं गुरु जी? उसे गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। जुड़े रहते हैं उस स्थान को गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। ठीक है जी गुरु जी, आज समझ में। प्रोपेज अवस्था में क्या होती है कि क्रोमेटिन जाल में छोटे छोटे धागे नुमा जाल के रूप में ये खुल जाती है क्रोमेटिन। ठीक है, और इस रचना को गुणसूत्र कहते हैं। और गुणसूत्र जो मोटे हो जाते हैं तथा विभाजनशील हो जाते हैं या दो सूत्रों का बनना प्रारंभ हो जाता है, और जो जुड़े हुए स्थान को उसको कहते हैं गुणसूत्र विभाजन। ठीक है जी गुरु जी, और इस अवस्था में अंत में जो गुणसूत्र है मध्य रेखा की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। ये जो गुणसूत्र होता है, ये गुणसूत्र गुणसूत्र अंत में मध्य अवस्था की ओर या मध्य रेखा की ओर, मध्य रेखा की ओर बढ़ने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। ठीक है जी गुरु जी, यह आपकी थी प्रोपेज अवस्था। ठीक है जी गुरु जी। अब अगला जो अपना रहेगा, पहला हो गया जो अपना पूर्व अवस्था या प्रोफेज अवस्था। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी है वो चलेंगे अपनी मध्यावस्था। कौन सी थी दूसरी? मध्या अवस्था। दूसरी कौन सी थी? मध्यावस्था थी। ठीक है गुरुजी, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे हमने कहा था मेटाफेज। ठीक है, इस मध्यावस्था में क्या होता है, साथ साथ में लिखते जाइए, बोर्ड पे आपको साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो मध्यावस्था में क्या होता है कि मध्यावस्था में जो गुणसूत्र मध्य रेखा पर एकत्र हो जाते हैं, गुणसूत्र क्या होता है इसमें? गुणसूत्र मध्य रेखा पर मध्य रेखा पर एकत्र हो जाते हैं। ठीक है, और एक तर्कु के रूप में आकृति बन जाती है। तर्कु बनता है ना, वैसे तर्कु के रूप में आकृति बन जाती है। तर्कु के रूप में आकृति बन जाती है। तर्कु के रूप में आकृति बन जाती है। जी गुरु जी, ठीक है, गुणसूत्र मध्य रेखा पर एकत्र हो जाते हैं और तर्कु के रूप में आकृति बन जाती है, तथा तर्कु के दोनों सिरों पर जो दोनों सिरे बनते हैं, तर्कु के दोनों सिरों पर क्या होता है कि जो दोनों सिरे बनते हैं, और इन दोनों सिरों पर क्या बनता है कि दोनों सिरे हैं उनको ऊपर जो ध्रुव के मध्य जो तल है, कि दोनों सिरों को ध्रुव और मध्य तल, ध्रुव मतलब ऊपर का, जो तर्कु के सबसे ऊपर वाला होता है वह ध्रुव तल, तथा मध्य तल, मध्य है ना बीच में जो तल होता है, तो मध्य रेखा या मध्य रेखा कहते हैं जिसे, जिनको जो होती है बीच में उसे मध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, ठीक है, साथ में लिखते जाइए। जी हाँ, जिन्हें क्या कहते हैं? मध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, तर्कु के दोनों सिरों पर ध्रुवों और मध्य तल को मध्य रेखा कहते हैं। ध्रुवों और मध्य तल को, ठीक है, मध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, साथ में लिखते जाइए। कुछ वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं वापस बोल भी देता हूं, तो वापस उस टाइम लिख लीजिएगा कि दोनों सिरे ध्रुवों पर मध्य तल को, जो मध्य तल होता है ध्रुव व मध्य तल को मध्य रेखा कहते हैं। ठीक है जी गुरु जी, मध्य तल को मध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक अर्ध गुणसूत्र के गुणसूत्र बिंदु कौन से होते हैं? कि प्रत्येक गुणसूत्र के अर्ध गुणसूत्र क्या होते हैं? कि जो प्रत्येक गुणसूत्र होता है या प्रत्येक अर्ध गुणसूत्र के, प्रत्येक अर्ध गुणसूत्र के गुणसूत्र होता है वो दो खंडों में
या दो खंडों में विभाजित होता है, ठीक है, जिसका एक जो प्रत्येक अर्ध गुणसूत्र के जो गुणसूत्र बिंदु होते हैं, ठीक है, प्रत्येक अर्ध गुणसूत्र के जो गुणसूत्र बिंदु, प्रत्येक अर्ध गुणसूत्र के जो गुणसूत्र बिंदु से गुणसूत्र बिंदु से, ठीक है, टेक्सटाइल होता है, क्या होता है, जिसमें टेक्सटाइल तर्कु के सिरों पर स्थित दूरों से जुड़ जाता है, टेक्सटाइल तर्कु, ठीक है, टेक्सटाइल तर्कु, टेक्सटाइल तर्कु ध्रुवों पर जुड़ जाता है, ठीक है, ध्रुवों पर जुड़ जाता है, ठीक है। जी गुरु जी, इसमें क्या है, मध्य अवस्था में एक बार वापस देखते हैं कि गुणसूत्र मध्य रेखा पर एकत्र हो जाते हैं और तर्कु के रूप में आकृति बना लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात, दोनों सिरों ध्रुव व मध्य तल को मध्य रेखा कहते हैं, ठीक है जी गुरु जी। दूसरी बात, प्रत्येक अर्ध गुणसूत्र गुणसूत्र बिंदु पर टेक्सटाइल तर्कु ध्रुवों पर जुड़ जाता है, ठीक है जी गुरु जी। यह आपकी थी मध्य अवस्था या मेटोफेज अवस्था, ठीक है जी गुरु जी। अब जो अपनी तीसरी अवस्था थी वो कौन सी थी, पश्चावस्था, ठीक है जी गुरु जी। तीसरी थी अपनी पश्चावस्था, ठीक है, कौन सी थी गुरुजी, तीसरी थी अपनी पश्चावस्था, जिसको हमने इंग्लिश में क्या कहा था, एनाफेज कहा था, ठीक है, ठीक है। बोर्ड पर आपको दिखाई नहीं देता है साहब, तो हम जो बोलते हैं वो लिख लिया करें साथ में, ठीक है जी गुरुजी। इसीलिए बोर्ड से हम साइड में रखते हैं, सारा का सारा आपको दिखाई देना लग जाए, ठीक है। यह कौन सी है, पश्चावस्था। इसमें क्या होता है, अर्ध गुणसूत्र अलग होकर या अलग होना प्रारंभ कर देते हैं, कि जो अर्ध गुणसूत्र बनते हैं जिसमें पहले में अवस्था में बनते हैं, तो अर्ध गुणसूत्र अलग होना प्रारंभ कर देते हैं। सबसे पहली अवस्था तो ये कि अर्ध गुणसूत्र अलग होना प्रारंभ कर देते हैं, अलग होना प्रारंभ कर देता है, ठीक है जी गुरु जी। अलग होना प्रारंभ कर देता है, ठीक है जी गुरु जी। और साथ ही में तर्कु के विपरीत ध्रुवों की ओर खींचने लग जाते हैं, और साथ ही तर्कु की ओर क्या होती है, तर्कु जो हमने बताया था गोल संरचना, जिसमें तर्कु के विपरीत ध्रुवों की ओर क्या होता है, तर्कु के विपरीत ध्रुवों की ओर, ध्रुवों की ओर खींचने लग जाते हैं, ठीक है जी गुरु जी। ये होता है अपना जो पश्चावस्था होती है, ठीक है। इसमें अर्ध गुणसूत्र जो तर्कु के एक ध्रुव की ओर तथा जो शेष होते हैं जो आधे विपरीत दिशा में स्थित ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, ठीक है। क्या होता है, जो अर्ध गुणसूत्र है एक तर्कु की ओर ध्रुव की ओर, अर्ध गुणसूत्र जो तर्कु की ओर ध्रुवों की ओर तथा जो शेष बचते हैं, क्या होता है कि जो अर्ध गुणसूत्र होते हैं वो एक ध्रुव की ओर चले जाते हैं, ठीक है। और जो शेष अवस्था होती है कि जो शेष आधे विपरीत दिशा में स्थित ध्रुव की ओर चले जाते हैं, कि अर्ध गुणसूत्र एक ध्रुव की ओर तथा शेष गुणसूत्र है शेष विपरीत ध्रुव की ओर, विपरीत ध्रुव की ओर चले जाते हैं, ठीक है जी गुरु जी। विपरीत अवस्थाओं की ओर या विपरीत ध्रुव की ओर चले जाते हैं। पश्चावस्था जिसमें अर्ध गुणसूत्र अलग होना प्रारंभ कर देता है, तर्कों के विपरीत ध्रुवों की ओर खिसने लग जाते हैं, अर्ध गुणसूत्र एक ध्रुव की ओर तथा शेष गुणसूत्र विपरीत ध्रुव की ओर चलने लग जाते हैं, ठीक है जी हाँ। इसमें ऐसा भी हो सकता है अर्ध गुणसूत्र है जो तर्कों के एक ध्रुव की ओर तथा शेष आधे गुणसूत्र दूसरी दिशा में स्थित ध्रुव की ओर चले जाते हैं, ठीक है जी हाँ। आगे बात करते हैं जो अपना चौथा था, ये कौन सा हो गया, प्रोफेज अवस्था जो या पश्चात अवस्था, ठीक है, या एनाफेज अवस्था, ठीक है।
एनाफेज अवस्था के पश्चात अपना जो लास्ट में था चौथा जो है अंत्यावस्था या टीलोफेज। कौन सी थी? अंत्यावस्था। जी गुरु जी। अंत्यावस्था, ठीक है, या टीलोफेज। अंत्यावस्था या टीलोफेज अवस्था किसी जी। इस अवस्था में क्या होता है कि इस अवस्था में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्या होता है इस अवस्था में जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो ध्रुवों पर एकत्रित हो चुके होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यही बात है कि इस अवस्था में गुणसूत्र ध्रुवों की ओर एकत्र या एकत्रित हो जाते हैं, ठीक है, एकत्रित हो जाते हैं या हो चुके होते हैं। एकत्रित, एकत्रित हो चुके होते हैं, ठीक है। जी गुरु जी। और जो साथ में क्या होता है कि जो जल सोकर पुनः फैलने लगते हैं, एकत्रित तो हो जाते हैं पहले, इस अवस्था में जो गुणसूत्र ध्रुवों की ओर एकत्रित हो चुके होते हैं, और जो लास्ट में क्या होता है कि जल को सोते थे, क्या किए, जल को सोख कर, जल को सोख कर पुनः फैलने लगते हैं, पुनः फैलने लगते हैं, ठीक है। जी गुरु जी। और इस प्रकार के पतले और लंबे सूत्रों के रूप में बदलते हैं, ठीक है। साथ ही पतले व सूत्रों के रूप में बदलने या फैलने लगते हैं, ठीक है। जी गुरु जी, बिल्कुल। जी हाँ, फैलने लगते हैं, ठीक है। और इस प्रकार जो पतले और लंबे रूप रूप में बदल जाते हैं और क्रोमेटिन जाल के रूप में वापस आ जाते हैं, वापस वही पुनः अवस्था, पुनः क्रोमेटिन जाल, क्रोमेटिन जाल बना लेते हैं या पुनः क्रोमेटिन जाल के रूप में आ जाते हैं। पुनः क्रोमेटिन जाल के रूप में आ जाते हैं, ठीक है। जी हाँ। तो प्रत्येक दूर से बनने वाले जो क्रोमेटिन जाल है जो चारों ओर एक केंद्र की कला या स्पष्ट होने लगती है, इस जाल के चारों ओर, या ऐसा बोल सकते हैं इस जाल के चारों ओर जो झिल्ली के समान संरचना होती है, क्या उससे होती है, झिल्ली के समान या संरचना होती है जिसे केंद्र कला स्पष्ट होने लगती है, कि जाल जो चारों ओर केंद्र कला स्पष्ट होने लगती है, चारों ओर जाल केंद्र की कला स्पष्ट होने लग जाती है, केंद्र कला है वो स्पष्ट होने लग जाती है। और इस प्रकार ध्रुव के स्थान पर एक संतति केंद्रक बन जाता है, क्या होता है, ध्रुवों पर, ठीक है, आगे लिख लेते हैं। और इस प्रकार ध्रुवों पर, ध्रुव यानी जो दोनों साइड के छोर होते हैं, छोर के जो लास्ट स्थान होते हैं, कि ध्रुव स्थान पर एक संतति केंद्रक बन जाता है, ध्रुवों पर एक संतति केंद्रक बन जाता है, ठीक है। जी गुरु जी, ध्रुवों पर एक केंद्रक बन जाता है, संतति केंद्रक बन जाता है, और इसे शिपेंडल धीरे धीरे अदृश्य हो जाता है, ठीक है। स्पेंडल
धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, ये लुप्त हो जाता है, ठीक है, या अदृश्य हो जाता है, ऐसा बोल सकते हैं। धीरे धीरे अदृश्य, धीरे धीरे अदृश्य हो जाते हैं, ठीक है जी गुरु जी। ये हो गया आपका जो लास्ट वाला था, अंत्यावस्था या टिलोपेज अवस्था, ठीक है जी गुरु जी। अब आगे अपन चर्चा करते हैं कि हमने आज जो मैटर में इसमें पढ़ा था वो इसमें क्या क्या हमने आज का पढ़ा था, ठीक है जी हाँ। उसके बाद अपन जो कल इसमें पढ़ेंगे जो बाकी का विवरण था आगे, ठीक है जी गुरु जी। जी गुरु जी, ठीक है। सबसे हमने आज स्टार्ट किया था कोशिका विभाजन से, ठीक है। कोशिका विभाजन में क्या होता है कि एकमात्र कोशिका से संतति कोशिका का निर्माण कहलाता है, ठीक है। कोशिका विभाजन में क्या होता है कि एक कोशिका विभाजन से संतति कोशिका का निर्माण करना कोशिका विभाजन कहलाता है, ठीक है जी गुरु जी। कोशिका विभाजन जो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। कोशिका विभाजन गुरु जी, एक तो समसूत्री विभाजन होता है, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होता है, तीसरा असूत्री विभाजन होता है, चौथा मुकुलन होता है और पांचवा स्वतंत्र कोशिका निर्माण होता है, ठीक है। साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाइए, अगर पहले स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो अब लेते चलिए, ठीक है जी गुरु जी। आगे की ओर चलते हैं, ठीक है। आगे समसूत्री विभाजन पहला विभाजन था जिसकी खोज डब्ल्यू फ्लेमिंग ने 1882 में की थी, और इस विभाजन में एक कोशिका विभाजित होकर पूर्णतः अपनी जैसी दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन जो एक मात्र कोशिका होती है उस मात्र कोशिका से विभाजित होकर दो पुत्री कोशिकाओं में बंटना समसूत्री विभाजन कहलाता है, ठीक है। समान कोशिका बनती है, एक कोशिका से दो समान कोशिका बनना समसूत्री विभाजन कहलाता है, और समान बनेंगे तो मतलब गुणसूत्रों की संख्या भी समान होगी, और यह बात डब्ल्यू फ्लेमिंग ने 1882 में की थी, ठीक है जी गुरु जी। प्रत्येक पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या समान होती है, ठीक है। यह विभाजन शरीर की वर्धी अंगों की काई कोशिकाओं में विभाजन होता है, ठीक है। यह विभाजन किस में होता है, शरीर के वर्धी अंगों में काई कोशिकाओं में होता है, ठीक है जी गुरु जी। आगे चलते हैं। समसूत्री विभाजन के दो भागों में बांटा गया, समसूत्री विभाजन उसको दो भागों में बांटा गया। पहला है केंद्र की विभाजन, दूसरा है कोशिका द्रव्य विभाजन या कोशिका द्रव्य, ठीक है विभाजन। उसमें क्या होता है, केंद्र की विभाजन क्या होता है कि केंद्र का विभाजन या केंद्र का दो भागों में विभाजन होना केंद्र की विभाजन कहलाता है, ठीक है। कोशिका द्रव्य क्या होता है कि कोशिका द्रव्य का विभाजन कोशिका द्रव्य विभाजन कहलाता है, ठीक है। पहला लेते हैं केंद्र की विभाजन। केंद्र विभाजन को फिर से वापस इस विभाजन की दो क्रियाओं या दो चरणों में संपन्न होता है। जो केंद्र विभाजन होता है वो दो चरणों में संपन्न होता है, ठीक है। पहला है विभाजनांतराल प्रावस्था। इस विभाजनांतराल प्रावस्था में क्या होता है कि विभाजन से पूर्व की अवस्था होती है। ये कौन सी होती है, विभाजन से जस्ट पूर्व की अवस्था होती है जो विभाजन के लिए प्रॉपर्ली तैयार रखती है इसको, ठीक है जी हाँ, विभाजन के लिए तैयार रखती है। कोशिका द्रव्य की वृद्धि होती है और गुणसूत्रों की होती है। इसमें गुणसूत्रों में क्या होता है कि गुणसूत्रों में द्विगुणन के लिए डीएनए व प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ठीक है जी गुरु जी। आगे बात करते हैं विभाजन प्रावस्था की। विभाजन प्रावस्था कौन कौन सी होती है, ठीक है जी गुरु जी। पहली होती है पूर्वावस्था या प्रोफेज अवस्था, ठीक है। दूसरी होती है मध्यावस्था, दूसरी होती है मध्यावस्था जिसे कहते हैं मेटाफेज, ठीक है। तीसरी होती है पश्चावस्था, पश्चावस्था को कहते हैं एनाफेज, ठीक है जी गुरु जी। और चौथी होती है अंत्यावस्था जिसे कहते हैं अपन टीलोफेज। अब इनके बारे में वापस अपन थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। पूर्व अवस्था प्रोफेज प्रावस्था, इसमें हम कहते हैं कि क्रोमेटिन जाल जो छोटे छोटे धागे नुमा जाल के रूप में खुल जाते हैं और इस संरचना को गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है जी गुरु जी। की क्रोमेटिन जाल जो छोटे छोटे धागे नुमा जाल के रूप में खुल जाते हैं और इस संरचना को गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है जी गुरु जी। गुणसूत्रों में गुणसूत्र मोटे हो जाते हैं तथा विभाजन हो जाता है, ठीक है। मोटे हो जाते हैं और विभाजनशील हो जाते हैं या दो सूत्रों का बनना प्रारंभ हो जाता है। द्विसूत्री होते हैं डीएन, ठीक है। दो जोड़े जुड़ जाते हैं या जहां से दोनों सूत्र जो आपस में जो जुड़ते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं, गुणसूत्र बिंदु कहते हैं, ठीक है। गुणसूत्र अंत में मध्य रेखा की ओर बढ़ने लगते हैं। मध्य लास्ट में जो गुणसूत्र है जो कहां पे मध्य रेखा की ओर बढ़ने लगते हैं, ठीक है जी गुरु जी। आगे देखते हैं मध्यावस्था। मध्यावस्था जिसे हम मेटाफेज अवस्था भी कहते हैं, ठीक है जी गुरु जी। इसमें क्या होता है, गुणसूत्र मध्य रेखा पर एकत्र हो जाते हैं और तर्कु के रूप में आकृति बना लेते हैं। मध्य रेखा पर स्थित होकर तर्कु के रूप में आकृति बना लेते हैं। उसके बाद दोनों सिरे ध्रुवों पर मध्य तल तथा मध्य रेखा, जिन्हें मध्य तल और ध्रुव और मध्य तल को क्या कहते हैं, मध्य रेखा कहते हैं, ठीक है जी क्यों। प्रत्येक अर्ध गुणसूत्र गुणसूत्र बिंदु के टेक्सटाइल तर्कु ध्रुवों पर जुड़ जाता है, ठीक है जी गुरु जी।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं लिया है तो भी। जी हाँ, आगे चलते हैं। पश्चावस्था या एनाफेज अवस्था, इसमें क्या होती है कि अर्ध गुणसूत्र अलग होना प्रारंभ कर देता है। ठीक है जी गुरुजी, अर्ध गुणसूत्र है जो अलग होना प्रारंभ कर देता है किसमें? पश्चावस्था में या एनाफेज अवस्था में। ठीक है जी गुरुजी। तर्कों के विपरीत ध्रुवों की ओर खिसकने लग जाते हैं। ठीक है जी गुरुजी। आगे, अर्ध गुणसूत्र एक ध्रुव की ओर तथा शेष गुणसूत्र विपरीत ध्रुव की ओर चलने लगते हैं। ठीक है जी गुरुजी। जी हाँ, साथ में नोट्स बनाते जाए ताकि वापस आपको जैसे एग्जाम आए तो एक बार इनको वापस ऐसे दृष्टि से वापस देख लिया जाए। ठीक है, इसके साथ साथ अपन जैसे ही 2-4 टॉपिक कंप्लीट होते हैं उसके बाद जो अपने जो ऑप्शंस आपके क्वेश्चंस होते हैं कि कैसे एग्जाम में इसमें से पूछे जा सकते हैं, वैसे भी आपके 1-2 क्लास बीच में होती रहती है। जैसे ही 3-4 टॉपिक हो गए फिर एक ऑप्शनल क्लास हो गई। ठीक है, तो उसमें आपको जो एनालिसिस मिल जाता है अपना खुद का। ठीक है, तो साथ में तैयारी करते रहिए। जी हाँ, नोट्स बनाते रहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। आगे बढ़ते हैं। जी गुरुजी, आगे क्या है? इसमें अंत्यावस्था। इस अवस्था में गुणसूत्र ध्रुवों की ओर एकत्र हो चुके होते हैं और जाल को सोख कर पुनः फैलने लगते हैं। ठीक है, जाल को जो सोख कर पुनः फैलने लगते हैं। ठीक है, और पतले व सूत्रों के रूप में बदलने या फैलने लगते हैं। ठीक है जी गुरुजी। पुनः क्रोमेटिन जाल के रूप में आ जाते हैं। ठीक है, वापस उसी जाल के रूप में आ जाते हैं और इस जाल के चारों ओर केंद्र की कला सुस्पष्ट दिखाई देने लग जाती है। ठीक है, आगे, और इस प्रकार के ध्रुवों को एक संतति केंद्र बन जाता है। क्या होता है कि इस प्रकार के ध्रुवों पर एक संतति केंद्र बन जाता है। ठीक है, आगे, स्पाइंडिकेंस जो धीरे धीरे अदृश्य हो जाता है। क्या होता है? स्पाइंडली जो है जो धीरे धीरे अदृश्य हो जाता है। ठीक है, और अगला जो लास्ट में बचा था वो कौन सा था? कोशिका द्रव्य। कौन सा बचा था? जो दूसरा था, केंद्र का विभाजन तो हो गया था और अगला था जो कोशिका द्रव्य। ठीक है, कौन सा था गुरुजी? अगला था कोशिका द्रव्य। ठीक है जी गुरुजी, या कोशिका द्रव्य का विभाजन या साइटोकाइनेसिस। कौन सा होता है? साइटोकाइनेसिस। इस अवस्था में जब संतति केंद्र बन जाते हैं। ठीक है, क्या होता है इसमें? क्या होता है इस थोड़ा सा विवरण अभी देख लेते हैं। इसमें जो भी पार्ट बता है कि कोशिका द्रव्य होता है, इस कोशिका द्रव्य विभाजन होता है या कोशिका द्रव्य विभाजन भी मान लो इसमें साथ में कि कोशिका द्रव्य विभाजन। और विभाजन इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो अंत्यावस्था के समय ही जबकि दो संतति केंद्र बन जाते हैं अंत्यावस्था के समय ही क्या होती है? जो लास्ट में अवस्था कौन सी थी? अंत्यावस्था। अंत्यावस्था। तो पिछली अवस्था कौन सी थी? अंत्यावस्था। और इसी अवस्था के समय ही दो संतति केंद्रक बन जाते हैं। इस समय ही दो संतति केंद्रक बन जाते हैं। दो संतति केंद्रक बन जाते हैं। ठीक है, आज इस केंद्र जो कोशिका विभाजन इसको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं इस पर टाइप को, तो ताकि वापस इसको देखना न पड़े। ठीक है, नहीं पहले कल देखना चाहते थे पर कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा एक पार्ट पड़ा, इसको वापस अभी देख लेते हैं। दो केंद्र बन जाते हैं। ठीक है जी गुरु जी। कोशिका द्रव्य के विभाजन की तैयारी प्रारंभ हो जाती है। कौन सी होती है? जो कोशिका विभाजन है। क्या होता है कि कोशिका विभाजन की तैयारी प्रारंभ हो जाती है। इसमें क्या होता है? कोशिका विभाजन की तैयारी होती है वह प्रारंभ हो जाती है। ठीक है जी गुरु जी। कोशिका विभाजन की जो तैयारी होती है वह प्रारंभ हो जाती है और पादप कोशिकाओं में सामान्यतः कोशिका द्रव्य विभाजन एक नई बनने वाली कोशिका पट्टिका के द्वारा होती है। किसमें? पादप कोशिकाओं में। पादप कोशिकाओं में ये जो विभाजन होता है पादप कोशिकाओं में। जैसे जंतु कोशिका होती है वैसी उसी प्रकार जो पादप कोशिका होती है उन पादप कोशिकाओं में ये सामान्यतः कोशिका द्रव्य विभाजित होकर नई बनने वाली कोशिका पट्टिका के द्वारा होता है। ठीक है, जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें सामान्यतः कोशिका द्रव्य का विभाजन, इसमें विभाजन में कोशिका द्रव्य का विभाजन, इसमें किसका होता है? कोशिका द्रव्य का विभाजन। कोशिका, जी हाँ, कोशिका द्रव्य का जो विभाजन होता है इसमें क्या होता है? कोशिका जो द्रव्य का विभाजन हो जाता है। ठीक है जी गुरु जी। उसमें फिर क्या होता है? कोशिका द्रव्य का विभाजन। ठीक है।
कोशिका द्रव्य का विभाजन फिर हो जाता है। ठीक है जी गुरुजी, प्रारंभ हो जाता है। और पादप कोशिका में सामान्य कोशिका द्रव्य विभाजन से नई बनने वाली जो कोशिका पट्टी के द्वारा होता है, नई पट्टिका बन जाती है। फिर क्या होती है? नई पट्टिका बन जाती है। ठीक है, नई पट्टिका बन जाती है कोशिका द्रव्य से। ठीक है, नई पट्टिका बन जाती है। और तर्कु के मध्य में कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या होती है? जो तर्कु होता है उस तर्कु के मध्य में, तर्कु के मध्य में कैल्शियम व मैग्नीशियम, मध्य में कैल्शियम व मैग्नीशियम। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैकेट्स कण एकत्रित हो जाते हैं। पैकेट्स कण, पैकेट्स कण है वो एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है जी गुरु जी। और जो एकत्रित होकर क्या करते हैं? पट्टिका का निर्माण करते हैं। एकत्रित होकर, और एकत्रित होकर पट्टिका का निर्माण करते हैं। पट्टिका का निर्माण करते हैं। पट्टिका का निर्माण करते हैं। ठीक है जी गुरु जी। और इस पट्टिका के बाद पटलिका में बदल जाती है। और ये बाद में जो पट्टिका होती है, ठीक है जी गुरु जी, बाद में ये पट्टिका क्या होती है? पटलिका में बदल जाती है। जी गुरु जी, बाद में यह पट्टिका पटलिका में बदल जाती है। पटलिका में बदल जाती है। ठीक है, ये भी आप याद ना, जो पट्टिका बनती है मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो पैकेट्स के कण एकत्रित होते हैं और कण एकत्र होकर पट्टिका का निर्माण करती है। बाद में ये पट्टिका है जो पटलिका में बदल जाती है। ये पट्टिका होती है, पटलिका में बदल जाती है। और इसी पट्टिका के बाद पटलिका में बदल जाने के पश्चात जो सेलुलोज तथा अन्य भित्ति पदार्थों में जमा हो जाते हैं। जो सेलुलोज तथा अन्य भित्ति पदार्थ में जमा हो जाते हैं। क्या होता है? एक तो सेलुलोज, सेलुलोज व अन्य पदार्थ, ये भी एकत्र हो जाते हैं। ठीक है जी गुरु जी। सेलुलोज तथा अन्य भित्ति पदार्थ जो जमा होकर होने से पूरी कोशिका दो एक जैसी संतति कोशिकाओं में बढ़ जाती है। ठीक है, सेलुलोज तथा अन्य भित्ति पदार्थ मान सकते हो, या अन्य पदार्थ या अन्य भित्ति पदार्थ, अन्य जो भी भित्ति पदार्थ है, अन्य भित्ति पदार्थ एकत्र हो जाते हैं। और एकत्र होकर फिर क्या करती है? जो दो एक जैसी दो संतति कोशिकाएं या दो एक जैसी संतति कोशिकाओं में बढ़ जाती है। दो कोशिकाओं में बढ़ जाती है। ठीक है, होती कैसी है? एक समान, ये भी याद रखना, एक समान दो कोशिकाओं में कि कोशिका द्रव्य विभाजन होता है और नई पट्टिका बन जाती है। और इन तर्कों के मध्य कैल्शियम व मैग्नीशियम के पैकेट्स कण हो जाते हैं। और ये पैकेट्स कण पट्टिका का निर्माण करती है। और ये बाद में ये पट्टिका है जो पटलिका कहलाती है। ठीक है, सेलुलोज तथा अन्य पदार्थ जो अन्य भित्ति पदार्थ है वो एकत्रित हो जाती है और एक समान दो संतति में बंट जाती है। क्या होती है? एक समान जो दो संतति कोशिका है, ठीक है, संतति सेल में बढ़ जाती है, सेल में बढ़ जाती है। ठीक है जी हाँ। इसी के बीच आज की इस क्लास से हम आपसे इजाजत चाहते हैं। उससे पहले अपन यही कहेंगे कि जो बच्चे अभी तक जीत बेस से नहीं जुड़े अवश्य जुड़ जाइए। अपनी 7-15 की जो ब्रह्मास्त्र सीरीज आती है उससे जुड़ना न भूले। ठीक है जी गुरु जी। और अपनी जो 8 बजे मैथ्स की क्लास आती है उससे जुड़ना न भूले। यही कहूंगा कि आप अगर अपने घर वालों को खुशी देखना चाहते हो तो आप उनको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, दिल्ली पुलिस की बहुत मोटी वैकेंसी है, उसमें अभी भी पोस्ट और बढ़ेगी। ठीक है, दूसरी बात, रीट वाले बच्चे हैं उनका जिनका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, मेरिट हालांकि जो सोच रखा था उससे ज्यादा मेरिट ऊपर गई है, तो घबराए नहीं, वापस वैकेंसी आएगी रीट की। ठीक है,
दूसरी बात, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। पटवारी की जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, ठीक है। तो जो बच्चे तैयारी में नहीं जुड़े हैं वो जल्द ही जुड़ जाए। सीआरपीएफ का एग्जाम जल्दी आने वाला है, ठीक है। दिल्ली पुलिस का आपका जीत बैच चल ही रहा है, एग्जाम फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, एग्जाम डेट आ चुकी है, ठीक है। एमटीएस का फॉर्म भी स्टार्ट होने वाला है, उसकी भी एग्जाम डेट आप भी आने वाली है दिल्ली पुलिस के साथ में, ठीक है जी गुरु जी। और एयरफोर्स जिनका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ, जो बच्चे जिन बच्चों का, वो भी तैयारी में वापस जुड़ जाए। साथ ही में आर्मी और एसएससी वालों के लिए जो साइंस की क्लास आती है अपनी ये बहुत ही रामबाण की तरह साबित होगी, क्योंकि एसएससी में जो हमने इतनी वैकेंसी बताई इन सब में साइंस और मैथ आता है, ठीक है। साथ में करंट भी आता है, तो सुबह के बाद भी अपनी क्लास में करंट भी आता है, जीके भी आता है और साइंस भी आती है, ठीक है। और रीजनिंग के क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो क्लास लेना ना भूले। और अपनी जो साइंस की क्लास आती है इसे भी लेना न भूले। और शाम को 8 बजे लाइव अपनी मैथ्स की क्लास आती है, उससे जरूर जुड़े, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास से इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत,